गुड इवनिंग दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे संतुलित आहार का लास्ट पार्ट, वसा बचा है। ठीक है दोस्तों, तो वसा क्या होता है, किससे चीज़ से मिलकर बना होता है, इसके सोर्स क्या होते हैं, हमारे शरीर में इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वसा भी किसके मिलकर बने होते हैं, CHO के। मैं डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि CHO का हमने पढ़ लिया कि CHO का मतलब क्या होता है। तो C का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बने होते हैं। तो आप परिभाषा लिख सकते हो कि वसा कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बने होते हैं। लेकिन आप कहोगे कि सर इन्हीं के तो संयोग से कार्बोहाइड्रेट भी बनते हैं, लेकिन अनुपात का डिफरेंस है दोस्तों। ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखना कि अनुपात अलग अलग है। वहाँ पर फिक्स अनुपात है 1:2:1। अगर ये तीनों चीज़ें 1:2:1 के अनुपात में मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। अगर उससे अलग अनुपात में मिलती है तो क्या बनेगा दोस्तों, वसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो वसा की परिभाषा है। उसके बाद हम देखेंगे इसके सोर्स क्या हैं, स्रोत क्या हैं इसके। तो घी खाओगे, घी, तेल, मक्खन आदि ये चीजें खाओगे, या फिर मांस भी है ना, तो ये चीजें खाओगे तो इसमें प्रचुर मात्रा में फैट पाया जाता है, वसा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो घी, तेल, मक्खन या मांस, या फिर जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है अर्थात दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, या जो तली गली जो जिन्हें ऑयल में तला गला जाता है, जैसे आप ये जैसे आलू की चिप्स हो गई, या जितने भी पदार्थ जो आप फ्राई करके हुए होते हैं उनको उपयोग में लेते हो, उनसे आपको क्या प्राप्त होता है, आपके शरीर को वसा प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज पे आ जाते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे अधिक ऊर्जा या कैलोरीमान होता है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अर्थात उस इस कार्बोहाइड्रेट के उस चीज़ में बताया था, कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में बताया था कि वसा प्रति ग्राम के हिसाब से सबसे ज़्यादा कैलोरीमान रखता है। तो हम वही बात बोल रहे हैं कि सबसे अधिक ऊर्जा या कैलोरीमान किसका होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा का। तो किसका होता है, वसा का। कितना होता है, 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो, अर्थात संतुलित आहार में सबसे ज्यादा ऊर्जा रखने वाले, प्रति ग्राम के हिसाब से ऊर्जा रखने वाले कौन से तत्व है, वसा है। ठीक है, भूख हड़ताल व उपवास के समय, ये भी बताया था मैंने कि आप भूख हड़ताल कर रहे हो या फिर उपवास रह रहे हो, उस वक्त आपने कार्बोहाइड्रेट कोई भी ग्रहण नहीं किया, केवल पानी पे आप जिंदा रहोगे। तो उस वक्त आपके शरीर में ऐसे, उस वक्त भी तो आप काम कर रहे होते, उस वक्त भी तो आप घूम रहे होते, अपने कार्य कर रहे होते हैं, फिर भी कर रहे थे, तो वो ऊर्जा कहाँ से आ रही, कार्य करने की ऊर्जा कहाँ से आ रही है, वो कहाँ से आती है, आपके शरीर में जो वसा जमा होता है उसका अपघटन होता रहता है और ऊर्जा में कन्वर्ट होता रहता है। तो जब भूख हड़ताल व उपवास के समय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अगला पढ़ते हैं इसके, अब हम पढ़ेंगे वसा के प्रकार के बारे में, उसके स्ट्रक्चर। वसा जो होता है उसके स्ट्रक्चर के आधार पे उसको 2 भागों में बांटा गया है। वो हमारे शरीर को कौन सा लाभदायक है, किस प्रकार का वसा हमारे लिए लाभदायक है, किस प्रकार का हानिकारक है। जिस पदार्थ से हम वसा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कोई मांस खा रहा है तो उसको जो वसा प्राप्त हो रहा है वो किस प्रकार का वसा है। कोई दूध उत्पाद खा रहा है तो वो उससे किस प्रकार का वसा प्राप्त कर रहा है, या कोई वनस्पति तेल खा रहा है तो वो कैसा वसा प्राप्त कर रहा है। तो कौन सा वसा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, या कौन सा वसा हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है और कौन सा वसा हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। एक तो गुड फैट होता है और एक बैड फैट होता है। तो उसी के आधार पे हम हमारे शरीर का लाभदायक अर्थात उनके गुणों के, वसा के गुणों के आधार पे उसको अलग अलग भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। संतृप्त वसा अर्थात सेचुरेटेड लिपिड, और असंतृप्त वसा अर्थात अनसेचुरेटेड लिपिड। लिपिड की जगह फैट भी आ सकता है। ठीक है, सेचुरेटेड फैट एंड अनसेचुरेटेड फैट। ठीक है, लिपिड की जगह फैट भी आ सकता है। ठीक है, तो संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, ये 2 प्रकार हैं वसा के। संतृप्त वसा की पहचान कैसे करेंगे, सामान्य तापमान पर अगर वसा ठोस अवस्था में हो, जैसे हम एक कमरे का तापमान क्या होता है, सामान्य तापमान होता है, अर्थात 35 से 40 डिग्री क्या कहलाता है, सामान्य तापमान कहलाता है। विशेष रूप से अगर पूछ लिया जाए तो 37 डिग्री। ठीक है, तो सामान्य तापमान पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। कौन से, संतृप्त वसा की बात कर रहे हैं हम। सेचुरेटेड
फैट की या सैचुरेटेड लिपिड की बात कर रहे हैं कि सामान्य तापमान पर ठोस होते हैं, एकल बंध पाया जाता है। अगर रासायनिक संरचना के आधार पर उन वसा को देखा जाए तो क्या होगा, केवल एकल, कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध होगा। दूसरी बात, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। बच्चों एक बात ध्यान में रखना, हम क्या होते हैं, हमारा दिमाग में हमेशा एक चीज़ होती है कि जब भी विलोम पढ़ते हैं या कुछ भी चीज़ सुनते हैं तो जब किसी चीज़ का कोई विलोम होता है उसके हम उस चीज़ को हम नेगेटिव मान लेते हैं, और जो जिसका विलोम होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव। तो हम क्या सोचते हैं कि सैचुरेटेड संतृप्त वसा शरीर के लिए अच्छा होगा, असंतृप्त खराब होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया है, अ लग गया है, अर्थात वो इसका क्या हो गया है, विलोम हो गया है। तो हमारे शरीर में शुरू से ऐसा रहता है कि असंतृप्त क्या होगा, शरीर के लिए खराब होगा, लेकिन जस्ट इसका उल्टा है यहाँ पर, है ना, ठीक है। ऐसे वसा जो सामान्य तापमान पर क्या हो दोस्तों, ठोस हो, जिनकी रासायनिक संरचना में अर्थात कार्बन कार्बन केवल किससे जुड़ा हो, एकल बंध से जुड़ा हो, और ये स्वास्थ्य के लिए ऐसे क्या होंगे, ऐसे वसा क्या होंगे, हानिकारक होंगे। घी सामान्य तापमान पे क्या रहता है, लगभग ठोस अवस्था में रहता है, अर्थात ऐसा ये कैसा वसा है, संतृप्त वसा है। जंतुओं में वसा अर्थात मांस, जिसे भी प्रकार का मांस होता है उसमें जो वसा होता है वो कैसा होता है दोस्तों, संतृप्त वसा होता है। चीड़ का तेल, देखो सभी प्रकार का तेल क्या होगा, वसा होगा, तो चीड़ का जो तेल होता है उसमें संतृप्त वसा होता है। नारियल का जो तेल होता है दोस्तों उसमें भी क्या होता है, संतृप्त वसा होता है। तो ये आपको सोर्स ही कि यहाँ पर इन वसाओं में क्या होता है, ये वसा किस प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा होते हैं। लेकिन संतृप्त वसा या सैचुरेटेड वसा का आपको उदाहरण पूछ ले जाए कि उदाहरण बताइए, तो उदाहरण ये होगा, पामटिक ऑयल, स्टेरिक ऑयल। इन्हीं का पामटिक और स्टीरिक ऑयल का ही अम्ल का, एसिड का, पामटिक अम्ल व स्टीरिक अम्ल के ही साबुन बनाए जाते हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखना। आप जब साबुनीकरण रीट और साइंस वालों या फिर एसएससी वगैरह साबुनीकरण की या साबुन किस प्रकार बनाए जाते हैं तो उनका पूछा जाता है कि उसमें क्या कौन सा ऑयल यूज़ होता है, तो ये ऑयल यूज़ होता है पामटिक एसिड व स्टेरिक अम्ल, क्योंकि इसको खाने में यूज़ नहीं लेते हैं क्योंकि हमारे शरीर के लिए क्या है, ये हानिकारक है। इसलिए इस पामटिक एसिड का और स्टेरिक एसिड का यूज कहाँ में किसी रूप में लिया जाता है, साबुन बनाने में, कपड़े धोने के साबुन या फिर नहाने के साबुन, इन साबुनों में किसका यूज किया जाता है, पामटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल का यूज किया जाता है। हमारे जो साबुन बनते हैं वो पोटेशियम व सोडियम के क्या होते हैं, लवण होते हैं, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब आ जाते हैं असंतृप्त वसा, ठीक है। तो असंतृप्त वसा बुरा नहीं होता है, ये विलोम शब्द वो अपन युग्म शब्द विलोम शब्द पढ़ते हैं तो बस हमारे चीज़ में एक नेगेटिव आ जाती है कि किसके आगे अ लग गया है या नेगेटिव लग गया है तो नेगेटिव अच्छा बुरा होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। असंतृप्त वसा हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। क्यों होता है, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है ना, डबल बंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक अर्थात अच्छा रहता है। तो कौन सा, जैसे वनस्पति का तेल, वनस्पति का तेल मतलब वनस्पति किसे, वनस्पति पादप मतलब सोयाबीन, तो वनस्पति का तेल क्या है, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, और ये आपके बहुत सारे जैसे सूरजमुखी का तेल या फिर सरसों का तेल, तो ये क्या कहलाते हैं, ये वनस्पति तेल कहलाते हैं। तो सारे वनस्पति तेल किसके उदाहरण हैं, असंतृप्त वसा अर्थात अनसेचुरेटेड फैट या अनसेचुरेटेड लिपिड के क्या है, सोर्स हैं। मछली का तेल भी क्या है, असंतृप्त वसा है। या फिर अलसी का तेल, अलसी का तेल भी क्या है दोस्तों, अनसेचुरेटेड वसा है। अनसेचुरेटेड वसा से एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन आता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ओमेगा कई बार क्वेश्चन इसकी रिपीट हुआ है, लगातार आता रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ किस में पाया जाता है, तो असंतृप्त वसा में पाया जाता है। और उसके सोर्स उदाहरण क्या है, सोर्स क्या है, मछली का तेल व अलसी का तेल, है ना। मछली का तेल व अलसी के तेल में क्या पाया जाता है दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, एक प्रकार का वसा है। और किस प्रकार का है वो, असंतृप्ति होगा, क्योंकि अलसी मैक्सिमम पूछे तो मछली का तेल, ठीक है, अलसी का तेल में, अलसी के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की इतनी चर्चा क्यों होती है, इसलिए चर्चा होती है कि हमारे हृदय के लिए और मानसिक विकास के लिए ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है बहुत अच्छा माना जाता है।
तो इसीलिए आजकल आपने एडवर्टाइज देखे होंगे, तो बहुत सारे एक्टर वगैरह या फिर एडवर्टाइजमेंट में करते रहते हैं कि इस वसा फॉर्चून तेल में, इस तेल में, उस तेल में हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है। आप कोई भी तेल की डब्बी या फिर डिब्बा वगैरह उस पर पीछे की तरफ देख लेना, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक तत्व, एक वसा मिलेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्योंकि ये हृदय के और मानसिक विकास के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, इसलिए उसका आजकल उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड किस प्रकार का वसा है? असंतृप्त वसा है। साथ साथ में हम देखेंगे वो कहाँ पर पाया जाता है? अलसी के तेल में मैक्सिमम, उसके बाद मछली के तेल में। जो दोनों में से जो भी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन देंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ पाया जाता है? अलसी के तेल में या फिर इसके तेल में। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है? ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड या लिनोलिक एसिड, ये जितने भी एसिड है ये क्या है? असंतृप्त वसा के एसिड है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा के बारे में ध्यान में रखना, कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा खराब है, ये भी ध्यान में रखना है। फिर इस अनसेचुरेटेड एसिड को ही अलग अलग भागों में बांट दिया गया। आपने सुना होगा ट्रांस फैट और ट्रांस फैट के बारे में सुना होगा, सीस फैट और ट्रांस फैट। तो ये असंतृप्त वसा को और भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया। ठीक है, तो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज और आती है, आपने वनस्पति तेल तो समझ में आ गया होगा। सर सोयाबीन के तेल को, सरसों के तेल को या फिर मूंगफली के तेल को क्या कहते हैं? वनस्पति तेल कहते हैं। लेकिन वनस्पति घी किसे कहते हैं? कैसे बनाते हैं? कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है, तो हम पढ़ेंगे वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है। ये वसा के बारे में बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, आप पॉज करके ये नोट्स बना ले। बहुत ही शानदार नोट्स बन रहे हैं दोस्तों, आप अच्छे से इनको याद करें और फिर ऑब्जेक्टिव लगा लें। हम इतनी गारंटी देते हैं आपको कि आप वसा पढ़ के या संतुलित आहार पढ़ के किसी भी एग्जाम में आए हुए संतुलित आहार से, जितने भी टॉपिक है संतुलित आहार में, उसके क्वेश्चन लगाने बैठे, 100% आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत सारे, लगभग 99% क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि हमें हमारे विश्वास से, हमारे कंटेंट पे हमें विश्वास है, हमारी मेहनत पे हमें विश्वास है, आपके द्वारा विश्वास किए गए उस विश्वास पे। ठीक है, तो आप विश्वास कीजिए, कंटेंट काफ़ी 100% मिल रहा है। आप जयपुर से हैं या किसी भी राजस्थान के किसी भी कोने से, और साइंस में तो आप, मैं कहूँगा भारत के किसी भी कोने से हैं, आप हिंदी माध्यम के हैं, तो आपके लिए एक वरदान साबित होगा। एक ही जगह आपको सारा टॉपिक कवर मिल रहा है। तो आप किसी भी बड़ी कोचिंग संस्थान में जाते हो, आप यहाँ से हमारा तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो। मैं तो वो कहूँगा कि वो बच्चे हमारा और अधिक अच्छी तरीके से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं जो बड़ी कोचिंग संस्थान में जाते हैं, जयपुर, जोधपुर वगैरह जाते हैं। उनको ज़्यादा पता चल गया होगा कि हम कितना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, हम कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं बजाय कि दूसरे बच्चों के। तो वो हमारी इस विशेषता को पहचानेंगे, हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमारा साथ देंगे, साथ साथ में हम इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमें अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अगली चीज़ पढ़ लेते हैं कि ये वनस्पति घी बनाया जाता है। जैसे बहुत वनस्पति घी का एक बहुत अच्छा उदाहरण डालडा घी। तो डालडा एक ब्रांड है, डालडा एक ब्रांड है। वो कोई, डालडा का मतलब वनस्पति घी नहीं है, वनस्पति घी का एक प्रकार है। मतलब एक कंपनी, डालडा कंपनी ने वनस्पति घी बनाया तो वो इतना फेमस हो गया, तो डालडा घी का ही मतलब लोग समझने लग गए वनस्पति घी। तो वनस्पति घी बहुत सारे प्रकार का हो सकता है, वो तो एक कंपनी का नाम है। लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण वही है कि जो डालडा घी आता है उसी को क्या कहते हैं? वनस्पति घी कहते हैं। तो वनस्पति घी कैसे बनाते हैं हम अभी मैं आपको बना के बताऊंगा, आप चख के बताना कि कैसा बना है ना। तो वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है इसको हम पढ़ेंगे। तो वनस्पति घी, आपको पता होगा बहुत सारे लोग वनस्पति घी बनाते हुए पकड़े जाते हैं। ये वनस्पति घी मानव शरीर के लिए बहुत खतरनाक, बहुत बेकार फैट माना जाता है। मतलब यूँ समझो कि आप वनस्पति घी किस में आएगा? सेचुरेटेड वसा में आएगा। किस में आएगा? सेचुरेटेड मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, अर्थात ये बेड वसा है, बेड फैट है। आपके शरीर में जाके अधिक वसा जमाएगा और अधिक वसा जमाने के कारण आपकी जो धमनियाँ हैं, आपकी जो शिराएँ हैं, जैसे हृदय की शिराएँ हैं, धमनियाँ हैं, उन पे जाके ये वसा क्या होने लग जाएगा? जम जाने लग जाएगा। और रक्त प्रवाह में क्या हो जाएगी? फिर बहुत कठिनाई महसूस होगा, प्रेशर बढ़ेगा,
तो फिर क्या होगा, दिमाग की नस फट जाएगी, जैसे ब्रेन हेमरेज, या फिर आपके रक्त की आपूर्ति हो रही है ब्रेन को, किडनी को, हृदय को, लीवर को, उन जो हृदय की रक्त की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी और अलग अलग जैसे किडनी का अटैक, हार्ट अटैक, लीवर वगैरह बहुत सारी समस्याएं आएगी। ठीक है, तो वनस्पति घी हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए वनस्पति घी नहीं खाना चाहिए, सामान्य तेल खा लो। वनस्पति घी की बजाय आप क्या खा लो, सामान्य तेल खा लो। लेकिन आपके शादी समारोह में हमारे आसपास में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वनस्पति घी का इस्तेमाल किया जाता है शादी समारोह में, और हमारे दूसरा जो सामान्य घी आता है उसमें भी ये वनस्पति घी मिलाया जाता है, मिलावट की जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड कहते हैं कि हम देसी घी बना रहे हैं, लेकिन जितनी मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ पर जितना दूध का उत्पादन हो रहा है और डेयरी प्रोडक्ट बहुत सारे बन रहे हैं, उसमें फिर ये इतना सारा घी का उत्पादन करना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा मिलावट हो रही है जिससे हम अनजाने और अनजाने में बहुत सारा खराब घी खा रहे हैं। इससे तो अच्छा कि आप तेल ही खा लो, वे वनस्पति घी की जगह या डालडा घी की जगह तेल खाना और ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है, तो कैसे बनाएंगे, तेलों से बनाएंगे। कौन से तेलों से बनाएंगे, वनस्पति तेलों से बना लेंगे। वनस्पति तेल लेंगे, कौन सा तेल लेंगे, कोई सा भी ले लो, सरसों का ले लो, सोयाबीन का ले लो, या फिर क्या ले लो, आपके दूसरा तेल ले लो, मूंगफली का तेल ले लो। ये वनस्पति तेल की क्रिया किससे करवाएंगे, हाइड्रोजन से करवाएंगे। कौन सी गैस से करवाएंगे, हाइड्रोजन गैस से करवाएंगे। तो वनस्पति तेलों की क्रिया किससे करवाएंगे, हाइड्रोजन से करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में। अर्थात निकल क्या है यहाँ पर, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, उत्प्रेरक का। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी रासायनिक क्रिया इतनी जल्दी नहीं हो जाती, उसको फटाफट करवाने के लिए अर्थात हमें कुछ ही समय में, कुछ ही मिनट में, कुछ ही घंटे में वनस्पति तेल किस में कन्वर्ट हो जाए, वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे एंजाइम होते हैं जो खुद में अपरिवर्तित या खुद अपरिवर्तित रहते हुए किसी भी रासायनिक क्रिया की जो दर है उसको एकाएक क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उत्प्रेरक। अर्थात यहाँ पर जो उत्प्रेरक का काम में लिया जाता है, किसको लिया जाता है, निकल को काम में लिया जाता है। तो क्या करेंगे, वनस्पति तेल कोई सा भी, उसकी क्रिया किससे करवाएंगे, हाइड्रोजन से करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में करवाएंगे। तो आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी, वनस्पति घी की प्राप्ति हो जाएगी। वनस्पति घी की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे इस प्रकार से वनस्पति, ये इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। तो ये बात ध्यान में रखना, वनस्पति घी बनाने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। क्योंकि क्या कर रहे हैं, वनस्पति तेलों की क्रिया हाइड्रोजन से करवा रहे हैं निकल की उपस्थिति में, इसी को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। तो क्वेश्चन आता है, वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रोजनीकरण। तो क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, जिंक, निकल, लोहा या फिर एल्यूमिनियम। तो किसका उपयोग किया जाता है, निकल का। ठीक है दोस्तों, तो ये यही क्वेश्चन आते हैं। ये वसा था इसलिए वसा में ही पढ़ा दिया। तो इस तरीके से आपका संतुलित आहार का टॉपिक पूर्ण होता है। हम फिर मिलेंगे साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। बड़े ऊर्जावान तरीके से आप पढ़ते रहिए। इस लॉकडाउन का इतना ज़्यादा, देखो स्टूडेंट के लिए ये लॉकडाउन एक वरदान है। हमको हर चीज़ पॉजिटिव में लेनी। आपको 24 घंटे आपको उपलब्ध हो रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए। जितने भी आप अभी तक आपने टॉपिक पढ़े हैं उनका बार बार रिवीजन कीजिए, जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं उसको मुंह पे याद कीजिए। देखो, कोई भी सफलता का एक ही मार्ग है, रिवीजन। कितने भी आप अच्छे स्टूडेंट हो, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं। याद, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि आप कॉपी खोल के बैठ गए ना, आपने पढ़ लिया, वो होता है पढ़ना, रटना होता है। रिवीजन का मतलब होता है कि आज मैंने आपको वसा पढ़ाया तो वसा आप बिना देखे एक कॉपी में उतार लो, सारे जो कंटेंट है वो वैसे ही उतार लो, उसको कहते हैं रिवीजन करना। अर्थात रिवीजन करने का मतलब होता है कि आपको याद है, वो आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर
अगर आपको ये जो प्रोसेस है याद करने की, ये ऐसी होती है कि आप चीज़ों को समझो, तो समझा तो मैंने दी, आपको क्या कुछ तकलीफ आई क्या, जो मैंने पढ़ाया उस पूरी तरीके से आपको समझ में आ चुका है। अब क्या करना आपको, आप इसको समय देना कि इसको याद करना, क्योंकि याद मैं नहीं करवा सकता हूँ, कोई भी दुनिया का कोई टीचर याद नहीं करवा सकता है किसी बच्चे को, समझा सकता है। क्या कर सकता है, उस कंटेंट को समझा सकता है। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, अब इसको आपको याद करना है। याद कैसे करेंगे, टाइम देंगे उस चीज़ को याद करने के लिए, उसको बार बार दोहराएंगे, टाइम देंगे। फिर कुछ समय बाद, एक दिन बाद वापस क्या करेंगे, उसको फिर दोहराएंगे। 1-2 दिन तक ये याद करने की प्रक्रिया चलती है, उसके बाद फिर स्टार्ट होता है रिवीजन। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हो अच्छी तरीके से। सफलता का मेन एक अंतिम उपाय है रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन, यही सफलता का उपाय। ठीक है, इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।